बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। लास्ट वाले लेक्चर में हम चौथे चैप्टर के एमसीक्यूज़ को देख चुके हैं। ये पांचवा चैप्टर हमारे लिए लॉन्ग में भी कंपलसरी प्रिपेयर है, लिहाजा आज इसके एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 1 को देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। आर ओवर डैश नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर नोन। अब तक एनिमल्स की कितनी स्पीशीज जो है ना वो डिस्कवर हो चुकी हैं। आपके टॉपिक में चैप्टर में पहली ही लाइन ये दी हुई है कि अभी तक जो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स डिस्कवर हुए हैं और नोन टू बायोलॉजिस्ट हैं वो 1.5 मिलियन है, यानी बायोलॉजिस्ट उनके बारे में स्टडी कर चुके हैं, उनको डिस्कवर कर चुके हैं। और जो नॉन प्लांट्स की तादाद है वो 0.5 मिलियन है। तो इस एमसीक्यू में चूँकि एनिमल्स के बारे में पूछा गया है, एनिमल्स की जो नॉन स्पीशीज है 1.5 है, तो 1.5 जो है ना वो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो पहले एमसीक्यू का जो आंसर होगा वो सी होगा। उसके बाद बेटा एमसीक्यू नंबर 2 को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज मोस्ट जर्नल। आप ज़रा इस पर गौर कर लें, क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चों ने जो मुझे एमसीक्यू का यानी हल करके भेजें उनमें से ज़्यादातर बच्चों का ये एमसीक्यू गलत है। मोस्ट जर्नल और लीस्ट रिजेंबलिंग एमसीक्यू में पूछा गया है, यानी नीचे दिए हुए ग्रुप्स में से टैक्सा में से कौन सा टैक्सॉन मोस्ट जर्नल होगा और लीस्ट रिजेंबलिंग होगा। मतलब इनमें जो ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए, उनकी जो रिजेंबलेंस है वो लीस्ट होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और उनके जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होने चाहिए। देखें, सबसे बेसिक जो ग्रुप होता है ना, सबसे छोटा ग्रुप दैट इज़ स्पीशीज़। स्पीशीज़ में जितने भी मेंबर होते हैं वो एक जैसे होते हैं, और जब मुख्तलिफ स्पीशीज़ आपस में मिलती है तो जेनस बनता है। और एक जेनस में मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज़ होती हैं, और वो स्पीशीज़ अलग अलग तरह की स्पीशीज़ मिलकर जेनस बनते हैं, और जब मुख्तलिफ तरह के जेनस मिलेंगे तो फैमिली बनेगी, फैमिली। अब देखिए, स्पीशीज़ में तो एक ही तरह के मेंबर, जेनस अगर 2 स्पीशीज़ मिलकर बना हुआ तो उसमें 2 तरह के मेंबर, अगर ये 10 स्पीशीज़ से मिलकर बना हुआ तो उसमें 10 तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, और अगर फैमिली आगे 10 ऑर्डर से मिलके बनी हुई है उसमें तो कई तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, और वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मोस्ट जर्नल और लीस्ट रिएक्टिव होंगे। इसी तरह से जब फैमिलीज आपस में मिलती हैं तो ऑर्डर बनता है। तो ऑर्डर में कई तरह के फैमिलीज, कई तरह के जेनस और बहुत किस्म के जो स्पीशीज होंगी। तो ये वो ग्रुप होगा जिसके ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं होंगे, इसकी निस्बत कम मिलते जुलते होंगे। नीचे वाले तीनों की निस्बत लेस या लीस्ट रिजेंबलिंग होंगे और मोस्ट जर्नल होंगे, तो लिहाजा यही वाला हमारा जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा ऑर्डर। तो एमसीक्यू नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज डी। एमसीक्यू नंबर 3 और 4 में कोई बेसिक कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी 2 प्लांट्स के बॉटनिकल या बायोलॉजिकल नेम के बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है। 2 प्लांट्स के, पहला जो नेम इधर दिया हुआ है दैट इज सोलेनम ट्यूबरसम, और दूसरा जो इधर नेम दिया हुआ है दैट इज एलियम कैपा। आपने ये पढ़ा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पता भी होगा कि जो सोलेनम ट्यूबरसम है वो पोटैटो का बॉटनिकल नेम है। पोटैटो को बायोलॉजी में जो नाम दिया जाता है वो पोटैटो को सोलेनम ट्यूबरसम दिया जाता है। एलियम कैपा दैट इज़ द नेम ऑफ ऑनियन। ऑनियन का बॉटनिकल नेम जो है ना वो एलियम कैपा है। तो ये वाला एमसीक्यू नंबर 3 हो गया और ये वाला एमसीक्यू नंबर 4 हो गया। तो इनको मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। तीसरे एमसीक्यू का जो आंसर होगा वो पोटैटो सी में दिया हुआ है और ऑनियन जो है ना वो ए में दिया हुआ है, तो ये इनके करेक्ट आंसर होंगे। आगे जो है ना वो 5वें एमसीक्यू को देखिएगा। विच ऑफ द यूगलिनाज करेक्टर रिजेंबल दैट टू प्लांट। इनमें से कौन सा जो करेक्टर है ना वो एनिमल से मिलता जुलता है। यहाँ पे एमसीक्यू में बेसिकली 2 करेक्टर ऐसे दे दिए गए हैं जो एनिमल से मिलते जुलते हैं। एक देख हैंड मूव। आपको पता है यूगलिना में फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला, और फ्लैजेला की मदद से वो मूव कर सकते हैं। तो ये भी एनिमल लाइक करेक्टर है कि वो भी मूव करते हैं और एनिमल्स भी मूव करते हैं। और डी ऑप्शन जो दिया हुआ है ना
दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होती और एनिमल्स में भी नहीं होती। एक्चुअली यूग्लिना में क्लोरोफिल मौजूद होती भी है, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ भी हैं और हीटरोट्रॉफ भी हैं। लाइट में जाते हैं तो ऑटोट्रॉफ बन जाते हैं और जब डार्क में जाते हैं तो फिर हीटरोट्रॉफ बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने देखना है कि मोस्ट सूटेबल कौन सा आंसर है, तो मोस्ट सूटेबल जो है ना आंसर ए है कि दे कैन मूव, वो मूव कर सकते हैं, तो इसके लिए उनको एनिमल लाइक भी प्रोटिस्टस बोला जाता है और प्लांट लाइक प्रोटिस्टस भी बोला जाता है। और बाज़ औक़ात इनको एनिमल्स में और बाज़ औक़ात इनको प्लांट में प्लेस कर दिया गया था माजी में भी। तो ये MCQ नंबर ये 6 हो गया हमारा। 5वां जो है वो हम भी डिस्कस करने लगे, जिस हो गया था दोज ऑर्गेनिज्म इन विच या विच कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद ब खुद तैयार कर सकते हैं, उनको दूसरों से अपनी खुराक लेने की ज़रूरत नहीं होती। उन ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दिया जाता है? वो जानदार जो अपनी डाइट दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं उनको हीटरोट्रॉफ बोला जाता है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। और जो अपनी डाइट खुद बना लेते हैं उनको ऑटोट्रॉफ बोला जाता है, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब ही खुद ब खुद होता है। तो पौधे अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, एल्गी अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी खुराक को खुद बना सकते हैं। ये ए ऑप्शन दिया हुआ है, तो 5वें का भी ए ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। आगे MCQ नंबर 7 पे मूव करेंगे। 7 में दिया हुआ है द वर्ड विच ई कैल्टन suggested और बैक्टीरिया एंड बिलोग्रेन एल्गी, जो प्रोकैरियोट्स को अकोमोडेट करने के लिए ई कैल्टन ने जो वर्ड सजेस्ट किया था वो सजेस्ट प्रोकैरियोटिक था। प्रोकैरियोटिक ये वर्ड ई कैल्टन ने सजेस्ट किया था किसको अकोमोडेट करने के लिए? जो प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, उनको अकोमोडेट करने के लिए ये वर्ड जो है सजेस्ट किया गया था। उसके बाद MCQ नंबर 8 पे मूव करेंगे। MCQ नंबर 8 पे इधर मैं इसको कर देता हूँ। प्रोकैरियोट जो है ना वो ऑप्शन में सी ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा जी, 8 में पूछा गया ऑर्गेनिज्म ऑफ विच फॉलोइंग किंगडम हैव एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ जो वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी डाइट को एब्जॉर्ब करके हासिल करते हैं उनको एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ बोला जाता है। तो वो बेसिकली बैक्टीरिया भी एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ हैं और फंजाई भी एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ हैं। लेकिन प्रोकैरियोट इधर एक ऑप्शन है, ए में प्रोकैरियोट दिया हुआ है। प्रोकैरियोट में कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ना वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। होपफुली मेरा माइक जो है ना वो नहीं हो, क्योंकि मुझे डाउट हुआ है कि ये गिरा है नीचे इसका वो। अच्छा जी, तो इस एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट में ब्लू ग्रीन एल्गी भी आ जाती है। फिर आपको पता है ब्लू ग्रीन एल्गी अपनी जो है ना डाइट खुद तैयार कर सकते हैं, जबकि फंजाई अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो सी ऑप्शन जो फंजाई का है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। सी नहीं, डी में दिया हुआ, डी ऑप्शन करेक्ट होगा फंजाई का। आगे MCQ नंबर 9 में आप देखेंगे। MCQ नंबर 9 की जो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव काइटन एज अ मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन देयर सेल वॉल। इन नीचे दिए हुए ऑर्गेनिज्म में से किस कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में काइटन उनकी सेल वॉल में मौजूद होती है? आपको पता है सेल वॉल या तो प्लांट में मौजूद होती है या बैक्टीरिया में मौजूद होती है यानी प्रोकैरियोट्स में, या वो फंजाई में मौजूद होती है। जो प्लांट में मौजूद होती है वो बनी होती है मेजरली सेलुलोज की, और बैक्टीरिया की बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, पेप्टाइडोग्लाइकन। और जो फंजाई है दैट इज मेड अप ऑफ काइटन। तो इस 9वें MCQ का भी जो करेक्ट आंसर होगा वो डी यानी फंजाई ही होगा। उसके बाद जो है ना MCQ नंबर 10 के ऊपर मूव करेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये किसने प्रपोज किया था? आपको पता है कि रॉबर्ट वाइटेकर वो पहला बायोलॉजिस्ट था जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पेश किया था। तो यहाँ पे भी सी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट 11 नंबर MCQ पे देखिए, अमीबा बिलोंग टू विच किंगडम। अमीबा जो है ना वो किस किंगडम से बिलोंग करता है?
अमीबा प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है क्योंकि ये प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ मतलब एनिमल लाइक प्रोटिस्टस, एनिमल लाइक प्रोटिस्टस, प्लांट लाइक प्रोटिस्टस, फंगस लाइक प्रोटिस्टस। ये तीनों तरह के जो प्रोटिस्टस हैं उनको प्रोटिस्टा ग्रुप में, किंगडम में रखा गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। उसके बाद है जी किंगडम प्रोटोक्टिस्टा इंक्लूड, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, प्रोटोक्टिस्टा या प्रोटिस्टा ये एक ही बात है, ये नाम बाद में इनको दिया गया था प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा, इनमें किस तरह के ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया है? इनमें उन ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया है जो किसी भी दूसरे ग्रुप में फिट नहीं आते, और इनमें मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली ऑर्गेनिज्म वो यूनिसेलुलर, जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल मल्टीसेलुलर भी हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर भी हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म, नो। यहाँ पे यूकैरियोट भी मौजूद है, जैसे अमेबा और अमेबा वगैरह या एल्गी वगैरह यूकैरियोट है, इसी ग्रुप में मौजूद है। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब कि वो तमाम के तमाम यूनिसेलुलर होंगे, और मैंने अभी आपको बताया कि इसमें कुछ सिंपल मल्टीसेलुलर भी होते हैं। तो ये ऑप्शन भी सूटेबल नहीं होगा। ई में दिया हुआ फंजाई, फंजाई के लिए आपको पता है अलग किंगडम फंजाई मौजूद है, वो भी इस ग्रुप पे नहीं आते, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। डी में दिया हुआ यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं तमाम के तमाम यूकैरियोट्स हैं, यानी उनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो यही ऑप्शन जो है ना डी ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQ नंबर यहाँ पे जो मेरे पास है दैट इज़ 12, तो MCQ नंबर 12 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 13 पे मूव करेंगे। अदर नेम ऑफ किंगडम मोनरा, मोनरा को जो दूसरा नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है? मोनरा या प्रोकैरियोटी, ये एक ही ग्रुप के दो नाम हैं। मोनरा या प्रोकैरियोटी वो ग्रुप जिसके अंदर बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स को प्लेस किया गया है, दैट इज नोन एज मोनरा और दैट इज नोन एज प्रोकैरियोटी। तो बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। आगे MCQ नंबर 14 पे मूव करेंगे। साइज ऑफ स्मॉलेस्ट वायरस, छोटे से छोटा जो दुनिया में वायरस मौजूद है उसका साइज कितना है? तो वो आप पढ़ते हैं कि MCQ में जब करेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस को आप डिस्कस करते हैं, लॉन्ग में भी बाहर आप इसको लिख चुके हैं, शॉर्ट में भी लिख चुके हैं। 20 नैनोमीटर ये स्मॉलेस्ट वायरस का जो है ना वो साइज़ है। उसके बाद पॉक्स वायरस का साइज़ पूछा गया है। पॉक्स वायरस ये 14 का 20 यानी बी ऑप्शन होगा, और उसके बाद जो 15 वाला होगा उसमें ये वो पॉक्स वायरस का साइज़ पूछा हुआ है। तो पॉक्स वायरस का साइज़ होपफुली आपको पता होगा, दैट इज़ 250 नैनोमीटर। 250 नैनोमीटर। मैं यहाँ इसको ज़रा इरेज करके दोबारा जो है ना वो नंबरिंग कर देता हूँ, ताकि साथ साथ MCQ के नंबर भी देता जाऊँ और वो आपको पता रहे। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। चले जी, ये हमने नंबर दे लिए और आगे जो है ना MCQs को लिखते चले जाएंगे। 15वें MCQ का जो ऑप्शन है दैट इज ई, यानी 250 नैनोमीटर। उसके बाद है जी वायरसेस आर डैश टाइम स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरसेस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं? वायरसेस बैक्टीरिया की निस्बत 10 से लेके 1000 गुना छोटे होते हैं। तो 10 से 10 to 1000 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? 10 to 1000 जो है ना वो दिया हुआ है जी ऑप्शन नंबर बी में। तो ये बी वाला जो है ना वो करेक्ट होगा 16 MCQ का। उसके बाद MCQ 17 पे ज़रा गौर कीजिए। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट वायरस के बारे में दुरुस्त नहीं है? अब इस पर गौर करिएगा। स्टेटमेंट नंबर 1, we cannot grow them in laboratories on artificial medium. Yes, वायरसेस को लेबॉर्ट्री में ग्रो नहीं करवाया जा सकता, ये तो बात करेक्ट है, और हमने इनकरेक्ट वाली ढूंढनी है। तो बी वाली देखिए, दे आर ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ये ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अपनी कॉपीज को बनाते हैं और उन्हीं में ही जिंदा रह सकते हैं, ये बात भी ठीक है। सी वाले को देखिए, दे कैन सिंथेसाइज देयर न्यूक्लिक एसिड, वो अपने न्यूक्लिक एसिड को खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, ये बात जो है ना वो करेक्ट नहीं है।
क्योंकि जब वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दाखिल होंगे उसी वक्त उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करते हुए जो है ना वो बनाएंगे अपने न्यूक्लिक एसिड और अपने प्रोटीन वगैरह को खुद ही नहीं बना सकते। जबकि चौथा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि ये एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस होती है, ये बात भी करेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट वाला है वो सी ऑप्शन होगा, यानी ये अपने बॉडी के कंपोनेंट या न्यूक्लिक एसिड को खुद ब खुद तैयार नहीं कर सकते। तो यहाँ पे MCQ नंबर 17 का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। उसके बाद MCQ नंबर 18 को हम देखेंगे। प्रोटीन सब यूनिट ऑफ कैप्सिड इज कॉल्ड कैप्सोमेयर। आपको पता है कि वायरस के ऊपर एक कैप्सिड मौजूद होता है, कैप्सिड, और कैप्सिड जिन प्रोटीन के यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है उन प्रोटीन के यूनिट्स को बोला जाता है कैप्सोमेयर, कैप्सोमेयर। तो इस MCQ में कैप्सोमेयर की तादाद पूछी हुई है हर्पस वायरस के अंदर, हर्पस वायरस के अंदर। एडिनो वायरस और हर्पस वायरस इन दोनों के कैप्सोमेयर की तादाद जो है ना वो आपको बुक में दे दी गई है। तो यहाँ पे हर्पस वायरस के जो कैप्सोमेयर की तादाद है दैट इज़ 162 और 162 किस में मौजूद है जी, सी में मौजूद है। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 19 में भी आप मूव करेंगे। प्रोटीन कोट द कैप्सिड एडिनो वायरस। एडिनो वायरस के ऊपर जो कैप्सिड मौजूद है वो इन्वेलप वाला होता है या बगैर इन्वेलप पे होता है? एडिनो वायरस के गिर्द इन्वेलप मौजूद होता है। तो ये यानी इन्वेलप एडिनो वायरस के गिर्द मौजूद होगा और उसके गिर्द फिर ये कैप्सिड मौजूद होगा। तो इन्वेलप का जो जिक्र है वो सी ऑप्शन में आ रहा है, तो सी जो है ना इधर भी करेक्ट होगा। उसके बाद MCQ नंबर 25 MCQ नंबर 25 नो सॉरी MCQ नंबर 20 MCQ नंबर 20 को हम भी देखेंगे। द एजेंट ऑफ कंट्रोवर्शियल नेचर ऑफ कॉजिंग द काउ इन्फेक्शन। काउ इन्फेक्शन की वजह बनने वाले जो एजेंट्स हैं, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस की एक न्यू टाइप है जो काउ वायरस की काउ इन्फेक्शन की वजह बन, उनकी जो नेचर है वो भी तो कंट्रोवर्शियल है। कुछ बायोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये लिविंग है और कुछ मानते हैं कि ये लिविंग नहीं है, अभी इनके ऊपर वर्किंग हो रही है। तो ये कौन से भला वायरस हैं? डी ऑप्शन में प्रियन दिया हुआ है। प्रियन की ये बुक में येलो बॉक्स दिया हुआ है कि अभी तक इनकी नेचर कंट्रोवर्शियल है और ये बातें उधर दी हुई हैं। MCQ नंबर 21 बैक्टीरियोफेज दैट इन्फेक्ट ई कोलाई वो किस किस्म के होते हैं? आपकी बुक में जिस बैक्टीरियोफेज के ऊपर टॉपिक्स दिए हुए हैं और डिटेल्स दी हुई हैं वो टी टाइप का बैक्टीरियोफेज है। ये बुक में बड़ी वाज़ेह दी हुई है कि T2 और T4 टाइप की आगे ये दो किस्में होती हैं, T2 और T4। तो टी टाइप जो है ना वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये भी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद 22 MCQ में इन लाइसोजेनिक साइकिल में द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ फेज, जिसमें जो प्रोफेज के ऊपर फेज होता है वो बाज़ औक़ात अलग हो जाता है और अलग होकर दोबारा लाइटिंग साइकिल स्टार्ट करवा देते हैं, इंडक्शन करवा देता है। और उस अमल को नाम क्या दिया जाता है और उस वायरस को नाम क्या दिया जाता है? यहाँ पे प्रोसेस के बारे में पूछा हुआ है, तो इस प्रोसेस को जो है ना वो लाइसोजेनी भी बोला जाता है, इंडक्शन भी बोला जाता है। लाइसोजेनिक साइकिल द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ फेज DNA फ्रॉम होस्ट क्रोमोसोम इनिशिएशन सेल साइकिल इज नोन एज लाइसोजेनी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना वो मोर सूटेबल होगा। तो 22वें का बी ऑप्शन जो है ना वो भी सूटेबल है। उसके बाद है जी MCQ नंबर 23 इन द लाइटिंग साइकिल द DNA ऑफ द बैक्टीरियोफेज द होस्ट DNA इज लाइटिंग साइकिल में जो बैक्टीरियोफेज का DNA होता है वो रेप्लिकेट होता है या टर्न ऑफ हो जाता है? ऑप्शन पे ज़रा गौर करेंगे। MCQ ऑप्शन 1 में दिया हुआ है रेप्लिकेटेड और 2 में दिया हुआ है टर्न ऑफ बाय प्रोटीन कोड और 3 में दिया हुआ है डाइजेस्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड और डी में दिया हुआ है टर्न्ड ऑन बाय द रिमूवल ऑफ प्रोटीन कोड। लाइटिंग साइकिल में जो बैक्टीरियोफेज का DNA होता है वो होस्ट के DNA में जाके अपनी कॉपीज बनाते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं।
तो यहाँ पे रेप्लिकेटेड का ऑप्शन जो है ना वो मोर सूटेबल है, तो ए ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। उसके बाद MCQ नंबर 25 को देखेंगे, तंबाकू मोज़ैक वायरस। तंबाकू मोज़ैक वायरस जो है ना ये किस किस्म का वायरस है? तंबाकू मोज़ैक वायरस आमतौर पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट वायरस है जो MCQ वगैरह में आता रहता है। रॉड शेप्ड इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो ये रॉड शेप्ड वायरस है। रॉड शेप बी में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज RNA वायरस। वायरसेस दो तरह के हो सकते हैं, DNA भी हो सकते हैं, RNA भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो पूछा गया है कि जो यहाँ इनमें से नीचे दिए हुए वायरस में से कौन सा वायरस जो है ना वो RNA वायरस है? तो जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है, इन्फ्लुएंजा का वायरस ये RNA वायरस है, तो ए ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी, an enzyme which can convert their single stranded RNA into double stranded DNA। वो एंजाइम जो RNA को DNA में बदल सकता है उसका नाम बयान करें। आपको पता है कि DNA को RNA, ये बल्कि अगली क्लास में जाकर सेकंड ईयर में आप बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, DNA से RNA के बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। और बाद औकात कुछ बैक्टीरिया में, कुछ वायरसेस में RNA से DNA बन सकता है, और इस अमल को बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और जो एंजाइम इस अमल को करवाएगा उसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ना वो इधर डी में दिया हुआ है, तो डी वाला ऑप्शन जो है वो इस MCQ का करेक्ट होगा। आगे MCQ नंबर, ये हमारी जो है ना वर्डिंग मुझे लगता है कुछ आगे पीछे हो गई है, चलें MCQ नंबर 28 पे भी देखेंगे। द एंजाइम विच कैन कन्वर्ट देयर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ये हो गया 28 वाले को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज स्पेशल एफिलिएशन विद द ट्यूमर प्रोडक्शन। नीचे दिए हुए वायरसेस में से कौन सा वायरस जो है ना स्पेशली ट्यूमर बनाने के लिए मशहूर है या ट्यूमर बनाने के लिए जाना जाता है? तो रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस को ट्यूमर वायरस बोला जाता है क्योंकि ये ट्यूमर बनाते हैं और कैंसर वगैरह की वजह बन सकते हैं, तो बी वाला ऑप्शन जो है ना रेट्रोवायरस ये करेक्ट होगा। उसके बाद MCQ नंबर 29 को देखिएगा। MCQ नंबर 29 में विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस है स्पेशली हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट नॉन वायरस। नीचे दिए हुए वायरसेस में से जो स्मॉलेस्ट नॉन वायरस है वो पोलियो माइलीड्स या पोलियो का वायरस जो है वो सबसे छोटा वायरस है। तो MCQ नंबर 29 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा, दैट इज सी ऑप्शन। आगे MCQ नंबर 30 को देखिएगा। MCQ नंबर 30 में कॉम्प्लेक्स सिम्टम लाइक सीवियर निमोनिया, वास्कुलर ट्यूमर, सडन वेट लॉस, स्वॉलन लिम्फ नोड्स एंड इम्यून डेफिशिएंसी, ये जो नीचे अलामत दी हुई हैं ये किस बीमारी की अलामत हैं? निमोनिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, वास्कुलर ट्यूमर बन जाती हैं, वेट लॉस हो जाता है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है और इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ये तमाम की तमाम अलामात एड्स की अलामात हैं। तो एड्स यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका भी सी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वी हैव टू मूव ऑन 31 MCQ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एड्स इज इनकरेक्ट। नीचे दी हुई कौन सी स्टेटमेंट एड्स के बारे में इनकरेक्ट है? तो ए ऑप्शन को देखते हैं, इट इज़ होस्ट स्पेसिफिक वायरस। ये बात तो इसके बारे में करेक्ट है, हमने इनकरेक्ट वाली को जो है ना वो मालूम करना है। कैन बी प्रिवेंटेड, यस प्रिवेंट भी किया जा सकता है। इन्फेक्शन मदर कैन नॉट पास इन वायरस टू बेबी, मदर से जो है ना वो बेबी ये मुंतकिल नहीं हो सकता, जबकि मदर से बेबी में मुंतकिल हो सकता है। और डी में दिया हुआ रिजल्टिंग इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड में स्वेलिंग भी ये पैदा करती है। तो यहाँ पे जो बी दिया हुआ है, बी को एक्चुअली सी होना चाहिए कि माँ से बच्चे में मुंतकिल नहीं हो सकता, ब्लड की मुंतकिली की वजह से मुंतकिल हो सकता है, तो माँ से बच्चे में भी ये मुंतकिल हो सकता है। तो सी ऑप्शन जो है ना वो 32nd MCQ का भी करेक्ट होगा, 31 MCQ का। उसके बाद MCQ नंबर 32 मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस की जो मुंतकिली की वजह है, ए ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है सीरम, बीटा दिया हुआ है फिश ओरल,
और सीरियो व सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। हेपेटाइटिस की ये जो वजूहात इधर दी हुई हैं, इनमें जो ए वाला दिया हुआ सीरम, इसकी वजह से हेपेटाइटिस जो है ना मुंतकिल हो सकता है, क्योंकि सीरम ब्लड में होता है और ब्लड की मुंतकिली की वजह से हेपेटाइटिस भी मुंतकिल हो सकता है। तो ए ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। उसके बाद है जी 33 MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल रिजल्ट इन द क्रॉनिक लिवर डिजीज इन लीडिंग टू द हेप्टिक फेलियर। नीचे दिए हुए किस किस्म के वायरस में बाज़ों का जो बीमारी है ना बहुत लंबा अरसे तक चलती है, क्रॉनिक रह जाती है और ये लीवर की डिजीज़ की भी वजह बन सकती है। वैसे तो हेपेटाइटिस कोई भी है ना वो लीवर की बीमारी की वजह बन सकता है अगर वो ट्रीट नहीं किया गया और लंबे अरसे तक वो मौजूद रहे। यहाँ पे जो HCV है, हेपेटाइटिस सी वायरस, ये बेसिकली अगर लंबे अरसे तक रहे तो ये लीवर की इनलार्जमेंट की वजह बन सकता है। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रिवेंटिव वैक्सीन इज़ अवेलेबल। ये भी हेपेटाइटिस सी वायरस है, इसके अगेंस्ट अभी जो है ना वैक्सीन मालूम नहीं हो सकती, वैक्सीन भी तक नहीं आ सकती है। बाकी कुछ हेपेटाइटिस के केस में वैक्सीन जो है ना वो डिस्कवर हो चुकी है। तो आज आपके 5वें चैप्टर के MCQs मुकम्मल हो चुके हैं, इनको ज़रा डिटेल से पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई ना समझ आ रही हो बताए हुए MCQ की और कोई MCQ हो तो वो आप रब्ता करके पूछ भी सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्दी ही इंशाल्लाह कॉलेज ओपन हो जाएंगे तो आप आ जाएंगे। नेक्स्ट हम अपनी स्टडी को रिज्यूम करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।